उस चंदूलाल ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। उसने मेरे साथ यह अन्याय करके ठीक नहीं किया। मैं उसकी शिकायत पंचायत में करूंगा और उसको गांव से बाहर निकलवा दूंगा। चंदूलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह एक गरीबी भरा जीवन जी रहा था। उसी गांव में मोहन सेठ का एक अनाज का दुकान था। मोहन सेठ गांव के किसानों से अनाज को सस्ते दामों पर खरीदता और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देता था। चंदूलाल भी अपने अनाज मोहन सेठ के यहाँ ही बेचता था। लेकिन अपनी गरीबी से तंग आकर चंदूलाल यह ठान लेता है कि वह अपने अनाज मोहन सेठ को कम कीमत पर हरगिज नहीं बेचेगा। इस बारे में बात करने के लिए चंदूलाल एक दिन मोहन सेठ के पास पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वह मोहन सेठ से अनाजों को उचित दाम पर बेचने की बात करता है। उसकी बात सुनकर मोहन सेठ कहता है, आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह मुझसे अनाजों के दाम बढ़ाने की बात कह सके। तुम यह पहले हो जो कह रहे हो। इसको अपनी गलती समझकर सुधार लो, नहीं तो आगे क्या होगा यह तुम्हारा परिवार और तुम ही समझोगे। लेकिन सेठ जी, यह तो गलत है। आप हमसे अनाज इतने कम दामों पर खरीदते हैं और फिर उन्हें महंगे दामों पर बेच देते हैं। इससे आपका तो मुनाफा हो जाता है, लेकिन हम जैसे गरीब किसानों का क्या, जो दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, चाहे कड़कती धूप हो या कड़ाके की ठंड। अच्छा, तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है और क्या सही। देखो चंदू, तुम्हें अपना अनाज मुझे बेचना है तो बेचो, वरना चुपचाप भाग जाओ यहाँ से। मेरा माथा मत सनकाओ। चंदूलाल बार बार विनती करता है, लेकिन सेठ कीमत नहीं बढ़ाता है। थक हार कर चंदूलाल निराश मन से वहां से लौटने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग बाबा से हो जाती है। बाबा उसे उदास देखकर पूछते हैं, क्या बात है बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? फिर चंदूलाल अपनी व्यथा उन बूढ़े बाबा को सुनाता है। उसकी बात सुनकर वे बूढ़े बाबा उसे एक सुझाव देते हैं जो कि चंदूलाल को बहुत पसंद आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिया काका। आपका यह सुझाव मुझे अत्यंत प्रिय लगा। अब मैं कल से ही आपके कहे अनुसार काम करना शुरू कर दूंगा। फिर चंदूलाल बूढ़े बाबा को धन्यवाद देकर घर की ओर बढ़ने लगता है। अब उसके मन से निराशा पूरी तरह मिट चुकी थी और चेहरे पर एक नई चमक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बाबा ने उसे ऐसा रास्ता दिखा दिया हो जो जल्द ही उसकी सारी गरीबी और परेशानियों को दूर कर देगा। अगले दिन मोहन सेठ अपने दुकान पर बैठा हुआ था। तभी उसका नौकर कल्लू वहां आता है और कहता है, मालिक, आपको पता है अब आपकी दुकान जल्दी बंद होने वाली है। देख कल्लू, अभी चुपचाप काम पर लग जा, मेरा माथा मत सनका। नहीं नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो तेरी खैर नहीं, सोच लेना। जी मालिक,
बिल्कुल, पहले आप चलिए तो। ठीक है, चल अब। फिर कल्लू मोहन सेठ को गांव के पूर्वी मार्ग पर ले जाता है, जहां चंदूलाल अपने अनाज खुद ही बेच रहा होता है और अनाज सस्ते होने के कारण लोग उसके अनाज खरीद भी रहे होते हैं। यह देखकर मोहन सेठ आग बबूला हो जाता है। यह मेरे धंधे में टांग अड़ा रहा है, अभी इसको बताता हूँ। मोहन सेठ गुस्से से तमतमाता हुआ चंदूलाल के पास पहुंचता है और कहता है, क्यों रे चंदूलाल, तू अपने आप को बहुत होशियार समझता है क्या? मैंने तेरा अनाज नहीं खरीदा तो तू इसे खुद ही बेचने लगा। एक बात जान ले, मेरे धंधे में टांग अड़ाकर तू ठीक नहीं कर रहा है। सेठ जी, मैं किसी के धंधे में टांग नहीं अड़ा रहा हूँ। मैं बस अपनी मेहनत का फल कमा रहा हूँ। जो सही है वही कर रहा हूँ। यह सुनकर मोहन सेठ चिढ़ जाता है और गुस्से में कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। चंदूलाल मोहन सेठ से बिना डरे अपना अनाज खुद ही बेचना जारी रखता है। उसे देखकर गांव के दूसरे किसान भी अपने अनाज खुद ही बेचना शुरू कर देते हैं। इधर मोहन सेठ का पूरा धंधा चौपट हो जाता है। उस चंदूलाल ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। उसने मेरे साथ यह अन्याय करके ठीक नहीं किया। मैं उसकी शिकायत पंचायत में करूंगा और उसको गांव से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं मालिक, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि गांव के सभी किसान उसके साथ खड़े हैं। अगर आप पंचायत में शिकायत कर भी देते हैं तो फैसला उनके हित में ही होगा। अब मोहन सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह सोचता है कि काश वह चंदूलाल की बात उस दिन मान लिया होता तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। एक समय की बात है, शिवपुरी गांव में बंसीलाल अपने परिवार के साथ एक छोटे झोपड़ी में रहता था। पेशे से वह एक किसान था तथा ईमानदारी और मेहनती उसमें कूट कूट के भरी थी। किंतु पिछले कुछ वर्षों से उसकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आकर बर्बाद हो रही थी। इन विपरीत परिस्थितियों ने उसकी आर्थिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी उसके पास पर्याप्त धन नहीं बचा था और हर दिन उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। उसके ईमानदारी और मेहनत के बावजूद किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया था। भगवान हमें कैसा दिन दिखा रहे हैं। अब तो घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं बची। हर साल मेहनत करते हैं लेकिन हमारी फसल बार बार बर्बाद हो जाती है। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान। लक्ष्मी, अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मैं यह खेती छोड़ने की सोच रहा हूँ, क्योंकि अब घर चलाना भी हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है और अगर हमने यूं ही किस्मत के भरोसे बैठे रहना जारी रखा तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। लेकिन खेती ही तो हमारी पहचान है। पीढ़ियों से हमारा गुजारा इसी पर हुआ है। अचानक सब कुछ छोड़ देना सही होगा? मैं समझता हूँ, लेकिन अब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा। कर्ज बढ़ता जा रहा है और 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं। ठीक है जी, अगर अब बस यही रास्ता बचा है तो फिर यही सही। थक हार कर बंसीलाल इस कठिन नतीजे पे पहुंचता है कि अब उसे खेती को छोड़कर किसी दूसरे काम की तलाश करनी होगी। हर साल की मेहनत जब बार बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण मिट्टी में मिल जाती तो उसके पास निराशा के अलावा कुछ नहीं बचता। उसकी बंजर होती जमीन और सूखी फसलें अब परिवार का पेट भरने में असमर्थ थी। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था। खेती ही उसकी पहचान थी
उसकी आत्मा से जुड़ी हुई थी। यही काम उसके पूर्वजों ने किया था और यही उसके जीवन का एकमात्र सहारा था। लेकिन अब हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह नई राहें तलाशे। बंसीलाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद से वादा किया कि चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, वह अपने परिवार की भूख को मिटाने का हर संभव प्रयास करेगा। अगली सुबह बंसीलाल जल्दी उठकर काम की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसका मन उम्मीद और चिंता से भरा हुआ था। उसे विश्वास था कि गांव में कहीं न कहीं कोई काम जरूर मिलेगा जिससे वह अपने परिवार का पेट भर सके। चलते चलते वह एक बड़े सेठ के गोदाम पर पहुंचा। गोदाम में अनाज की बोरियां रखी हुई थी और कुछ मजदूर वहां काम कर रहे थे। बंसीलाल ने सोचा कि शायद यहाँ उसे कोई काम मिल जाए। नमस्ते सेठ जी, मैं बंसीलाल हूँ। मेरी खेती अब चल नहीं रही। हर साल फसल बर्बाद हो जाती है। घर में खाने तक का इंतजाम नहीं है। अगर आपके पास कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। देखो बंसीलाल, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ, लेकिन मेरे गोदाम में पहले से ही मजदूर काम कर रहे हैं। अभी मुझे और लोगों की जरूरत नहीं है। सेठ जी, मैं कम पैसों में भी काम कर लूंगा। बस मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मुझे समझ आता है कि तुम परेशानी में हो, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। अगर चाहो तो थोड़ी मदद के तौर पर मैं कुछ पैसे दे सकता हूँ। ठीक है सेठ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे किसी और जगह काम की तलाश करूँगा। फिर सेठ बंसीलाल को कुछ पैसे दे देता है, जिसे लेकर वह भारी मन से कोई दूसरा काम ढूंढने के उम्मीद के साथ आगे की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसकी नज़र अचानक गांव के जमींदार की विशाल हवेली पर पड़ती है, जिसे देख बंसीलाल के मन में एक ख्याल आता है। क्यों न मैं जमींदार साहब के पास जाऊं? शायद वह मेरी परेशानी समझकर मुझ पर दया करें और मुझे कोई काम दे दें। उनके पास तो इतने लोग हैं और इतने संसाधन भी। जरूर कुछ न कुछ तो काम होगा ही। यह सोचकर बंसीलाल ने अपने मन को थोड़ी हिम्मत दी और जमींदार की हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली में प्रवेश करते ही एक नौकर ने उसे रोक लिया और टोकते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? भाई साहब, मैं इसी गांव का एक गरीब किसान हूँ। मेरी हालत बहुत खराब है। परिवार भूखा है और मुझे जमींदार साहब से मदद की उम्मीद है। कृपया मुझे उनसे मिलने दीजिए। नहीं नहीं, जमींदार साहब अभी तुमसे नहीं मिल सकते। वे कुछ हफ्तों के लिए गांव से बाहर गए हुए हैं। अभी तुम जाओ यहाँ से। नौकर की बात सुनकर बंसीलाल का मन टूट गया। वह भारी कदमों से हवेली से बाहर जाने लगा। उसके बाद बंसीलाल पूरे गांव में काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। वह हर चौखट पर गया और हर किसी से गुहार लगाया, लेकिन कहीं से भी उसे कोई उम्मीद नहीं मिली। धीरे धीरे शाम होने लगी और थकावट से भरा बंसीलाल घर की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो लक्ष्मी ने देखा कि उसके चेहरे पर निराशा और थकान साफ झलक रही थी। लेकिन फिर भी उसने बड़ी उम्मीद के साथ पूछा, अजी, कुछ काम मिला? आज तो आप बहुत देर से लौटे हैं। नहीं लक्ष्मी, मैं दिन भर भटकता रहा, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। मैंने सेठ के गोदाम पर भी कोशिश की
और जमींदार साहब के यहाँ भी गया, लेकिन जमींदार साहब तो गांव में ही नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास खाने का भी तो कोई साधन नहीं है। तुम चिंता मत करो लक्ष्मी, कल मैं फिर कोशिश करूंगा, शायद कल कोई काम मिल जाए। फिर वे दोनों इस आस में सो जाते हैं और अगली सुबह का इंतजार करने लगते हैं कि शायद कल कोई काम मिल जाए। अगली सुबह बंसीलाल फिर काम की तलाश में निकलता है, लेकिन आज भी उसे कोई काम नहीं मिला। ऐसा ही अब हर रोज होने लगा। हफ्तों बीत गए और अब तक बंसीलाल को कोई काम नहीं मिला। इस बीच ठंड का मौसम भी पूरी तरह आ चुका था। एक शाम बंसीलाल, उसकी पत्नी और उनकी 2 साल की बेटी मोहिनी एक जली लकड़ियों के अलाव के सहारे बैठे हुए थे। उनके पास न तो कुछ खाने को था और न ही ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े। वह अलाव ही उनकी आखिरी उम्मीद था, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। अजी, ये कैसी हालत हो गई है हमारी? हमारे पास न तो खाने को अन्न है और न ही इस भीषण ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े। ये अलाव भी अब खत्म होने को है। इसके सहारे हम कब तक टिक पाएंगे? अब तो ऐसा लगता है कि हमारा अंत निकट है। नहीं लक्ष्मी, ऐसा मत कहो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी बाहर जाकर लकड़ियों का इंतजाम करता हूँ। तो मोहिनी का ध्यान रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। इतना कहकर बंसीलाल लकड़ियों की तलाश में घर से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे मोहन मिल जाता है। अरे बंसीलाल, इतने ठंड में तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन भाई, आप तो जानते हैं कि मेरी हालत कितनी खराब है। खाने को कुछ नहीं है और इस ठंड में हमारा एकमात्र सहारा लकड़ियाँ भी खत्म हो गई हैं। अब मैं लकड़ियों की तलाश में निकला हूँ ताकि किसी तरह अपने परिवार को ठंड से बचा सकूं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है बंसीलाल, लेकिन हिम्मत मत हारो। भगवान पर भरोसा रखो, वह जरूर मदद करेगा। फिलहाल तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर में कुछ लकड़ियां हैं, उनमें से कुछ मैं तुम्हें दे देता हूँ। नहीं नहीं मोहन भाई, आपको भी लकड़ियों की जरूरत होगी। मैं किसी और जगह से इंतजाम कर लूंगा, आप चिंता मत करें। ठीक है बंसीलाल, जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में संभल कर रहना। बंसीलाल आगे बढ़ जाता है और चलते चलते जंगल पहुंचता है। वहां वह कुछ सूखी लकड़ियां बीनकर घर लौटने लगता है। रास्ते में उसकी नज़र जमींदार की हवेली पर पड़ती है। वह देखता है कि जमींदार अलाव के पास बैठा आग ताप रहा है। वहीं उसका नौकर जली लकड़ियों को पास में फेंक दे रहा था। यह देखकर बंसीलाल सोचता है, अरे, यह जमींदार साहब का नौकर तो आज जली लकड़ियों को फेंक दे रहा है। क्यों न मैं जमींदार साहब से बात कर कर यह लकड़ियां मांग लूं। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत है। यह सोचकर बंसीलाल जमींदार के पास जाता है और झिझकते हुए लकड़ियां मांगने की बात करता है। नमस्ते जमींदार साहब, क्या आप मुझे यह अर्जली लकड़ियां दे सकते हैं? मुझे इनकी सख्त जरूरत है। अरे बंसीलाल, बड़े दिन बाद देखा तुम्हें। ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी कि तुम्हें इन अधजली लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है? सब ठीक तो है? जमींदार साहब की बात सुनकर बंसीलाल धीरे धीरे अपनी पूरी परेशानी उनके सामने रखता है। वह उन्हें बताता है कि पिछले कुछ हफ्तों से उसे काम नहीं मिल रहा है और ठंड की वजह से उसका परिवार किस हालत में जी रहा है।
बंसीलाल की बात सुनकर जमींदार साहब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखो बंसीलाल, मैं तुम्हें लंबे समय से जानता हूँ। तुम मेहनती और ईमानदार इंसान हो। अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ वह बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब तुम्हें इन परेशानियों को और सहने की जरूरत नहीं है। कल से ही तुम मेरे यहाँ काम पर आ जाओ। यह सुनकर बंसीलाल को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। उसके चेहरे पर खुशी के आंसू झलक आते हैं। साथ ही यह कुछ पैसे रख लो, इससे अपनी जरूरतें पूरी कर लेना। अब से तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे सारे परेशानियों को दूर कर दिया। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे बंसीलाल, इसमें एहसान जैसा कुछ नहीं है। तुम्हारे जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी की तो हर किसी को जरूरत होती है। बंसीलाल जमींदार को धन्यवाद देकर घर की ओर बढ़ता है। उसके कदम अब हल्के और मन खुशी से भरा हुआ था। घर पहुंचकर वह अपने पत्नी लक्ष्मी को सारी बात बताता है। अजी, आखिरकार भगवान ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम भी खुशहाल जीवन जी पाएंगे। हाँ लक्ष्मी, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अब हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगले दिन से बंसीलाल जमींदार के यहाँ काम करने जाने लगता है। मेहनत और ईमानदारी से उसने अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालात सुधरने लगी और अब वह एक खुशहाल जीवन जी रहा था। अजी, पिछले साल जो कुछ जमा किया था वह अब लगभग खत्म हो गया है। कुछ ही दिनों में राशन भी खत्म हो जाएगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्दी ठंड शुरू हो ताकि लकड़ियों का व्यापार फिर से चले। हाँ, बस 1 महीना और जनवरी आ जाएगी, ठंड भी बढ़ेगी, फिर हम लकड़ियाँ बेचकर अच्छा कमाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। हरिपुर गांव में दीनानाथ अपने परिवार के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। वह एक मेहनती, दयालु और ईमानदार व्यक्ति था। हर दिन वह सुबह सुबह जंगल में जाकर सूखी लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। हालांकि गर्मियों में उसका काम कम हो जाता था, लेकिन सर्दियों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज फिर से दीनानाथ लकड़ियाँ काटने जंगल जाता है। वहाँ पहुंचकर वह सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है। तभी गांव का एक दूसरा लकड़हारा हरिया वहाँ आता है। अरे दीनानाथ, कैसे हो? अरे हरिया भाई, तुम तो आज बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? वो दीनानाथ, ठंडी आने वाली है ना, इसीलिए सोचा इस बार मैं भी तुम्हारी तरह लकड़ियाँ पहले से ही काट कर रख लूं, ताकि कड़ाके की ठंड में लकड़ियाँ काटने की झंझट न रहे। और तो और, गांव में कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार बहुत सर्दी पड़ेगी, मतलब लकड़ियों की मांग भी बढ़ेगी। मैं तो अपनी लकड़ियाँ ऊंचे दामों पर बेचूंगा और खूब मुनाफा कमाऊंगा। अच्छा, ऐसा है, फिर तो मुझे भी इस बार लकड़ियाँ अधिक से अधिक पहले से ही काट कर रख लेना पड़ेगा, ताकि मैं अपने ग्राहकों को सस्ती और अधिक मात्रा में लकड़ियाँ दे सकूं। क्या तुम लकड़ियाँ सस्ती बेचोगे? अरे भाई, साल में 2-3 महीने ही सर्द आती है, तब हमारा धंधा चलता है।
इसमें भी तुम अपना मुनाफा न देखकर दूसरों की भलाई सोच रहे हो। ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। मैं तो तय कर चुका हूँ कि मैं अपनी लकड़ियाँ महंगे दामों पर ही बेचूंगा। इतना कहकर हरिया गुस्से में वहां से चला जाता है और दीनानाथ उसके बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने काम में लग जाता है। कुछ दिनों में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है और दीनानाथ अपनी लकड़ियों को बेचना शुरू कर देता है। उसकी लकड़ियां सस्ती होने के कारण गांव के सभी लोग उसी से ही लकड़ियां खरीदने लगे। वहीं हरिया की लकड़ियां महंगी होने के कारण कोई भी उसका लकड़ी नहीं खरीदता है, जिस कारण अब उसका धंधा ठप पड़ जाता है। अब उसको अपनी गलती समझ आ जाती है और अब वह भी अपने लकड़ियां सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर देता है। एक समय की बात है, रामपुर नामक एक छोटे से गांव में हरिया नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ही जमींदार के खेत से लगा हुआ उसका एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह खेती किया करता था। हरिया एक बहुत ही होशियार और चतुर किसान था। एक दिन जब वह खेत पर काम कर रहा होता है, तभी गांव का जमींदार मोहनलाल उसके पास आता है। अरे भाई हरिया, इस छोटे से खेत पर क्यों इतना मेहनत करते हो? एक काम करो, इस खेत को मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे पैसे दे दूंगा। हाँ जमींदार साहब, इस खेत पर कितना भी मेहनत करता हूँ, फसल उतनी होती ही नहीं कि बाजार में बेच सकूं। लेकिन साहब माफ़ी चाहता हूँ, मैं इस खेत को आपसे नहीं बेच सकता, क्योंकि मेरे कमाई का बस एक यही साधन है, और अगर इसे मैंने आपको दे दिया तो फिर तो मैं सड़क पर ही आ जाऊंगा। लेकिन जमींदार साहब, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैंने इस बार ऐसी तरकीब सोची है जिससे मेरी फसल दोगुनी बढ़ जाएगी, और फिर आप देखना, एक दिन मैं आपका वाला भी खेत अपने में मिला लूंगा। यह सुनकर जमींदार चौंक गया। अच्छा, लेकिन तुम खेती किस चीज की करने जा रहे हो, जरा मुझे भी तो बताओ। ऐसे नहीं बताऊंगा जमींदार साहब, ये थोड़ा अंदर की बात है। वैसे भी जमीन बहुत छोटी है तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी मैं रात को आकर इसका हिसाब करता हूँ। इतना कहकर हरिया वहाँ से चला जाता है। लेकिन जमींदार सोच में पड़ गया कि आखिर हरिया करना क्या चाहता है। कुछ ही देर में रात हो गई और हरिया अपने खेत की ओर निकल पड़ा। हरिया अपने खेत पर पहुंचकर हिसाब लगाने लगा। कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जमींदार का खेत तो बीच में ही आ जा रहा है। अगर मेरी फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें जमींदार के खेत में चली गई तो उसको बिना मेहनत के ही सारी फसल मिल जाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, कल जमींदार से जाकर कह दूंगा कि वो अपने खेत पर एक दीवार बना ले, फिर फसल की सारी जड़ें मेरी ही खेत में रह जाएंगी। इतना सोचकर हरिया अपने घर चला जाता है। यह सब एक पेड़ के पीछे खड़ा जमींदार सुन रहा था। अच्छा, तो यह बात है, इसीलिए यह हरिया अपने फसल के बारे में मुझे बता नहीं रहा था। लेकिन हरिया, अब देख तू मैं क्या करता हूँ। फिर अगले दिन जब हरिया जमींदार से मिलता है तो वह कहता है, अरे जमींदार साहब, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कोई भी बात हो, मैं अपने खेत पर दीवार खड़ा नहीं करूँगा। लेकिन साहब, मैंने आपसे कब ऐसा कहा? हाँ, मुझे पता है कि तुम यही कहने वाले थे, क्योंकि खेत जो कम है तुम्हारे पास।
यह कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। उसी दिन रात को जमींदार खेत पर पहुँचता है। अब देखना मेरा कमाल, मैं अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दूंगा ताकि वह हरिया मेरे खेत को अपना समझ के फसल बो दे और मुझे इसका लाभ मिल जाए। फिर जमींदार अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा देता है। अगले दिन जब हरिया अपने खेत पर पहुंचा तो वह अपने बढ़े हुए खेत को देखता है, लेकिन वह बिना कुछ सोचे उस पर बीज लगा देता है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए और अब हरिया की फसल पककर तैयार हो गई थी। जब फसल की कटाई का समय आया तो जमींदार हरिया से कहता है, अरे रुको भाई हरिया, इतनी भी जल्दी क्या है? जिसके खेत में तुमने फसल उगाई है उसी को भूल गए? यह बड़ी हुई जगह मेरी है। क्या बात कर रहे हो जमींदार साहब? मैंने तो आपसे जगह नहीं मांगी थी, फिर आपने बढ़ा क्यों दी? वह सब मुझे नहीं पता। इस बढ़े हुए जगह का मालिक मैं हूँ। मैंने ही अपने खेत के मेड़ को काटकर आगे बढ़ा दिया था ताकि तुम्हारे फसल की जड़ें मेरे खेत में आए और मुझे भी इसका लाभ मिल सके। अच्छा तो यह बात है, लेकिन साहब मैंने तो आपसे जगह बढ़ाने के लिए नहीं कहा था और ना ही आपके पास आया था, इसलिए अब आपका इन फसलों पर कोई अधिकार नहीं है। आपका खेत वहीं तक सीमित है जहां तक आपका मेड़ है। जमींदार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया और हरिया की चतुराई के आगे झुक गया, लेकिन वह हार नहीं मानने वाला था। जमींदार इस बात का बदला लेने के लिए इंतजार करने लगा। फिर एक समय की बात है, हरिया बहुत बीमार पड़ गया और फसलों की बुआई का समय भी नजदीक आ गया था। जमींदार उसके स्थिति का मजाक उड़ाने उसके घर पहुंच गया। क्यों भाई हरिया, देख रहे हो ना बेईमानी का नतीजा? पड़ गए ना बीमार। अब खेत को कौन जोतेगा? गेहूं के बुआई का समय भी बीतता जा रहा है और अभी तक तुम्हारे खेत में हल भी नहीं चला है। अब तो तुम भूखे मरोगे। साहब मैं क्यों भूखा मरूंगा? मेरा खानदानी खेत है ना, वह मुझे भूखा नहीं मरने देगा। ऐसा वरदान है उस खेत को। कौन सा वरदान? मैं क्यों बताऊं आपको? आप जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। जमींदार के मन में फिर एक सवाल घूमने लगा। हरिया के घर से निकलकर बाहर ही एक खिड़की के पीछे छुप गया और जब रात हुई तब हरिया की पत्नी ने पूछा, सुनो जी, हमारे खेत को ऐसा क्या वरदान है जो वह खेत हमें भूखा नहीं मरने देगा? हमारे खेत में तो अभी तक हल भी नहीं चला है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता क्यों करती हो? आज मैं तुम्हें सच बता ही देता हूँ। हमारे पूर्वजों ने अपने खेत पर कहीं सोने से भरा हुआ मटका गाड़ रखा है ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। अब तो बस उस खेत को कोड़कर मटके को बाहर निकालना है, फिर हमें जीवन भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा तो यह बात है, मैं इस बार तुम्हें भूखा मार के ही रहूँगा। अभी जाकर खेत से वह मटका निकाल लेता हूँ। फिर जमींदार हरिया के खेत पर पहुंच जाता है। और रात भर मेहनत करके उसका पूरा खेत कोड़ देता है, फिर भी उसे वह मटका नहीं मिला। अगली सुबह जमींदार हरिया के पास जाता है और कहता है, अरे हरिया, कहाँ है तेरा सोने का मटका? तूने तो कहा था तेरे खेत में सोने का मटका गड़ा हुआ है। मैंने सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला वह मटका। कहीं नहीं मिला? ऐसा कैसे हो सकता है? आपने जरूर पूरब और पश्चिम के दिशा में नहीं देखा होगा।
आप रुको, मैं जाकर देखता हूँ। अरे रुको, जाते कहाँ हो? मैंने पूरा खेत कोड़ डाला, लेकिन वह मटका कहीं नहीं मिला। पूरा खेत कोड़ डाला? अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो? वह बीज लाओ। जमींदार साहब ने हमारे खेत को पूरा खोद डाला है। अब मुझे हल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब तुमने झूठ कहा, उस खेत में कोई मटका नहीं था? साहब, अगर मेरे खेत में सोना गड़ा हुआ होता तो मैं कब का उसे बेचकर जमींदार बन गया होता। वह तो मैंने अपना दिल बहलाने के लिए कहा था, लेकिन अब तक मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये बात आपको किसने बताई। मुझे कौन बताएगा? मैं तुम्हारे घर पर निगरानी थोड़ी न रखवाता हूँ। वह तो मेरे मन में अचानक क्या विचार आया था। फिर जमींदार वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने घर चला गया। इस तरह हरिया ने चतुराई से अपना खेत भी बड़ा कर लिया और उस जमींदार से अपने खेत की जुताई भी करवा ली। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नामक एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। अच्छा गौरी, अब मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम अपना और घर का ख्याल रखना। ठीक है जी, लेकिन आप शाम को जल्दी घर आ जाना। गांव में ही मोहन के पास एक छोटा सा खेत था, जिस पर वह खेती करके अपना घर चलाता था। हर रोज की तरह आज भी मोहन सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंच जाता है। आज मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लूँगा ताकि शाम होने से पहले घर पहुँच सकूँ। मोहन अपना काम शुरू करता है और आज मोहन ने सूरज ढलने से पहले ही अपना काम खत्म कर लिया। फिर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। मोहन जिस रास्ते से अपने घर जाता था, उस रास्ते में एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की एक मूर्ति रखी हुई थी और मोहन जब भी शाम को घर की ओर लौटता तो वह वहां रुक करके उस मूर्ति से अपने दिनचर्या के बारे में बातचीत करता। हे भगवान, प्रकृति के सभी आपदाओं से मेरे फसल को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। बस ऐसे ही अपना कृपा मुझ पर बनाए रखना। मोहन के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जरूरत की सारी चीजें उसके पास मौजूद थी और मोहन एक खुशहाल जीवन जी रहा था। अजी, आज तो आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ गौरी, आज मेरा काम सूरज ढलने से पहले ही खत्म हो गया, इसीलिए आज मैं घर जल्दी आ गया हूँ। वैसे गौरी, तुम यह माखन कहाँ से ले आई? अजी, यह माखन मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। लेकिन गौरी, तुम्हें तो पता है कि मुझे माखन पसंद नहीं। अजी, आप एक बार चख करके तो देखिए, यह माखन बहुत ही स्वादिष्ट है। नहीं नहीं गौरी, मैं माखन नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। लेकिन यह माखन तो बहुत ज्यादा है, इसे मैं अकेले कैसे खा सकूंगी? अच्छा ठीक है, कल सुबह जब मैं खेत पर जाऊंगा तो तुम मुझे एक मटके में थोड़ा माखन दे देना। लेकिन आप तो माखन खा ही नहीं रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे इसका? वो गौरी, हमारे खेत के रास्ते में भगवान कृष्ण की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों न कल उन्हें ताज़ा बनाया हुआ माखन अर्पित किया जाए, जिससे उन्हें भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम माखन तो चढ़ा ही सकते हैं। हाँ, यह तो आपका अच्छा ख्याल है। मैं अभी एक दूसरे मटके में थोड़ा माखन अलग से निकाल कर रख देती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मोहन माखन वाला मटका साथ लेकर अपने खेत की ओर चल देता है। हे कृष्ण भगवान, मैंने सुना है आपको माखन बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज मैं आपके लिए घर से ताज़ा माखन ले आया हूँ। इसे आप खा कर देखिए।
माखन को वहीं पेड़ के नीचे रखकर मोहन अपने खेत पर चला गया। शाम को जब मोहन अपने घर वापस आ रहा होता है तो वह हर रोज की तरह आज भी उस मूर्ति के पास बातें करने के लिए रुक जाता है। और जैसे ही उसकी नजर माखन वाले मटके पर पड़ती है तो वह देखता है कि मटका खाली है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान ने उसका भेंट स्वीकार कर लिया यह सोचकर बहुत खुश हो जाता है। हे भगवान, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। मैं तो धन्य ही हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं प्रतिदिन आपके लिए घर का बना हुआ ताज़ा माखन खुशी से अर्पित करूंगा। मोहन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भगवान कृष्ण को भा गई और वह उससे इतना प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। मोहन, हमें तो माखन बहुत ही पसंद है, तो हम भला इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर आपको माखन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले माखन के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हे कृष्ण भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर रोज आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम यह बात कभी भी किसी को नहीं बताओगे। ठीक है प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यह बात कभी भी किसी को नहीं बताऊंगा। फिर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन अपने घर चलाया। आज की घटना के बारे में मोहन ने अपनी पत्नी गौरी तक को नहीं बताया, क्योंकि वह भगवान कृष्ण को दिए हुए वचन से बंधा हुआ था। अगले दिन फिर मोहन माखन लेकर घर से चल देता है। माखन को मूर्ति के पास रखकर वह भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। भगवान कृष्ण, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए माखन लाया हूँ। आज फिर से भगवान कृष्ण मोहन के सामने प्रकट हुए। मोहन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण भगवान, इस पृथ्वी पर अनेक लोग हैं जिनके जीवन में कई समस्याएं हैं। कोई आर्थिक तंगी से ग्रस्त है तो कोई गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। यदि आप चाहें तो उनकी समस्याओं को पल भर में दूर कर सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों नहीं करते प्रभु? मोहन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण के द्वारा देना चाहते हैं। क्या तुम तैयार हो? जी प्रभु, मैं तैयार हूँ। तो फिर सुनो मोहन, इस स्थान पर रहकर हम प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें मेरी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी बात पर प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। लेकिन प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहा तो मेरे खेत का काम कौन करेगा? उसकी चिंता तुम मत करो। अब जाओ और उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन पास के ही एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वह सोच रहा था कि भगवान कृष्ण उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी वहां आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। मोहन पेड़ के पीछे खड़ा होकर यह सब देख रहा था। हे कृष्ण भगवान, आज मैं व्यापार करने शहर जा रहा हूँ। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने व्यापार में अच्छा मुनाफा कमा सकूं। इतना कहकर वह व्यापारी वहां से जाने लगा। तभी उसके जेब से एक नोटों की गड्डी गिर गई।
मोहन यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी के जेब से एक नोटों की गड्डी नीचे गिर गई है। अरे, उस व्यापारी के पैसे तो नीचे गिर गए हैं, लेकिन अब मैं उसे यह बात बता भी नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान कृष्ण के शर्तों से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं आपके शरण में आया हूँ क्योंकि अब आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना की, उसे नीचे गिरे हुए कुछ पैसे दिखाई दिए। वह बहुत खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु हो प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे लेकर खुश होता हुआ वहाँ से चला गया और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त चंदू, जो कि एक शिकारी था। वो भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान कृष्ण, मुझे जंगली जानवरों से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है क्योंकि मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और मेरे परिवार में कोई और कमाने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे सभी खतरों से बचाए रखें। उसी समय वह व्यापारी अपने पैसों को ढूंढते हुए एक सिपाही के साथ वहां आया। उसके पैसे कहीं न मिलने पर उसने चंदू शिकारी को ही अपना दोषी मान लिया, क्योंकि उसके सिवा वहां कोई नहीं दिख रहा था। मेरे पैसे यहीं कहीं गिरे थे। जरूर इसी आदमी ने वह पैसे लिए हैं। सिपाही ने चंदू शिकारी को ही पकड़ लिया। मेरा विश्वास करो, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं लिए हैं। क्या कहा? तुमने पैसे नहीं लिए हैं? अभी कुछ देर पहले ही मैं यहाँ से गुजरा था और उसी वक्त मेरे जेब से पैसे गिर गए। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और आता जाता भी नहीं दिख रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ, तुमने मेरे पैसे कहाँ चुराए हैं? मैं निर्दोष हूँ। मैंने सच में तुम्हारे पैसे कहीं नहीं देखे हैं। मुझे छोड़ दो। यह सब माजरा पेड़ के पीछे खड़ा मोहन देख रहा था। उसे चंदू शिकारी के लिए बहुत बुरा लगा। हे भगवान, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे तो उस गरीब आदमी ने लिए हैं। प्रभु, आप तो सब जानते हैं। अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं उन्हें सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर मोहन ने भगवान कृष्ण से किया हुआ वादा तोड़ दिया और उन लोगों के सामने जाकर सारी सच्चाई बता दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने आपके पैसे नहीं लिए हैं। यह निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि इसने पैसे नहीं लिए हैं? मेरा नाम मोहन है और मैंने कुछ देर पहले ही एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसे लेते हुए देखा है। वह आदमी पैसे लेकर उत्तर दिशा में गया है। जल्दी जाओगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सिपाही ने चंदू शिकारी को छोड़ दिया और व्यापारी के साथ उस गरीब आदमी को ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उन्होंने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उससे सारे पैसे लेकर उसे कारावास में डाल दिया। इधर चंदू शिकारी मोहन को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। एक निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर मोहन बहुत खुश था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया और उसके याद करते ही भगवान कृष्ण वहां प्रकट हो गए। मोहन ने फिर अपना संदेह भगवान कृष्ण के सामने व्यक्त किया। प्रभु, आप चुप क्यों थे? जैसा मैंने किया, आप भी तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे। फिर आपने कुछ क्यों नहीं किया? मोहन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है।
मुझे पता है कि पैसे उस गरीब आदमी ने ले लिया था। अगर मैंने आपका शर्त तोड़कर सच न कहा होता तो एक निर्दोष आदमी को सजा मिल जाती। तुम्हें लगता है कि तुमने चंदू शिकारी को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसके मृत्यु का कारण बन गए हो। हे भगवान, क्या चंदू शिकारी की मृत्यु हो गई? लेकिन वो कैसे? और मैं उसके मृत्यु के लिए जिम्मेदार क्यों हूँ? हाँ, कुछ समय पहले ही चंदू शिकारी का निधन हुआ है। उसे शिकार करते वक्त एक शेर ने अपना भोजन बना लिया है और यह सब हुआ है तुम्हारी गलती की वजह से। अगर तुमने उसे कारावास में जाने दिया होता तो वह शिकार पर नहीं जाता, जिससे उसकी जान बच जाती और बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च करता। लेकिन अब उसे कारावास में कैद कर लिया गया है और उसका परिवार भूख से तड़प रहा है। हे भगवान, लेकिन वह व्यापारी तो कम से कम मेरे कारण नुकसान से बच गया। तुम सही कह रहे हो, पर यह भी तो सच है कि अगर व्यापारी का कुछ पैसों का नुकसान भी हो जाता तो उस पर ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन वह गरीब आदमी उन पैसों को लेकर बहुत खुश होता और चंदू शिकारी कारावास में रहकर बच जाता। आपने जो कहा वह बिल्कुल सच है प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी मनसा को समझ न सका और अनजाने में इतना बड़ा गलती कर बैठा। अब इस एक गलती को लेकर ज़्यादा दुखी मत हो मोहन, क्योंकि यह होना तो पहले से ही तय था। इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में छोड़ दो। इतना कहकर भगवान कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और मोहन अपने घर वापस लौट आया। राम राम मुखिया जी। अरे हरिया, आओ आओ, आज तुम इतने सुबह सुबह कहाँ चल पड़े? सब ठीक तो है? हाँ मुखिया जी, सब ठीक है। वो कल मैंने अपने खेतों में बीज बोए थे तो सोचा आज जल्दी जाकर पानी भी चला दूं। हाँ, यह तो अच्छी बात है। वैसे किस चीज़ की बुआई की है तुमने? मुखिया जी, इस साल मैंने गेहूं की बुआई की है। मौसम भी साफ है तो उम्मीद है फसल अच्छी होगी। बिल्कुल हरिया, मेहनत और सही समय पर काम करने से ही अच्छी फसल मिलती है। लेकिन हरिया, ध्यान रखना, फसलों को पानी सही मात्रा में ही देना, क्योंकि अधिक मात्रा में पानी भी फसलों के लिए हानिकारक हो सकता है। जी मुखिया जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा ठीक है हरिया, अब जाओ और खेतों को अच्छी तरह से पानी दो। जी मुखिया जी। मुखिया जी से मिलने के बाद हरिया अपने खेतों की ओर चल देता है और वहां पहुंचकर अपने फसलों को पानी देने लगता है। कुछ ही घंटों में पूरे खेत की सिंचाई हो जाती है और फिर हरिया अपने घर चल देता है। हरिया अपने पत्नी रीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अजी, आप इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे कुछ नहीं रीमा, वो कल मैंने खेत में बीज बोए थे तो इसीलिए आज मैं सुबह सुबह खेत की सिंचाई करने गया था और तुम सोई हुई थी तो मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा और तुम्हें बिना बताए ही चला गया। अच्छा ठीक है जी, अब चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अब हरिया का फसल पककर तैयार हो गया था। अरे वाह, अब की बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। ऐसा लगता है इस साल मेरी कमाई दोगुनी हो जाएगी। हरिया अपनी पकी हुई फसल को देखकर बहुत खुश होता है और अपने घर की तरफ चल देता है। अजी, क्या हुआ? इस बार हमारी फसल अच्छी तो हुई है ना? हाँ रीमा, अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अजी, फिर हम कल से ही फसलों की कटाई शुरू कर देंगे।
हाँ रीमा, तुम सही कह रही हो, क्योंकि मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। अगर मौसम बिगड़ गया तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजी अब चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ रीमा, चलो, आज मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे रीमा, यह पापड़ तुम कहाँ से ले आई? क्या हुआ जी, अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? अरे नहीं, यह पापड़ तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। अजी यह पापड़ मैंने अपने हाथों से बनाया है। इस बार हरिया की फसल अच्छी देखकर उसका पड़ोसी कल्लू उससे ईर्ष्या करने लगता है। अजी देखिए, इस हरिया की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा ही हो जाएगा। अरे मालती, तुम परेशान मत हो, हम इसको राजा नहीं होने देंगे। मेरे जीते जी यह राजा की जिंदगी नहीं जी सकता। अगले दिन सुबह होते ही रीमा की नींद खुल जाती है और वह बाहर निकलकर देखती है कि मौसम बिगड़ चुका है और बारिश भी धीरे धीरे शुरू हो रही है। अजी उठिए, देखिए मौसम कितना खराब हो रहा है। अरे रीमा, यह क्या, मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। अजी आप चिंता मत करिए, बस भगवान से प्रार्थना करिए कि यह बारिश जल्द से जल्द थम जाए। इधर कल्लू मौसम को बिगड़ता हुआ देखकर बहुत खुश था। देखो मालती, मैंने कहा था ना कि वह अमीर नहीं बन पाएगा, और ऐसा ही हुआ। अच्छा जी, लेकिन हमारी भी तो फसल बर्बाद हो रही है ना, तो आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आपको तो दुखी होना चाहिए। हाँ मालती, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमने तो अपने खेत में उतना पैसा भी नहीं लगाया और न ही उतनी मेहनत की है, फिर मैं दुखी क्यों होऊंगा? मुझे तो खुशी है कि हरिया की फसल बर्बाद हो रही है। कम से कम वह हमसे ज्यादा अमीर तो नहीं हो पाएगा। 3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद चौथे दिन मौसम साफ होता है। अजी बारिश तो खुल गई, अब आप जाइए और खेत के हालात देख कर आइए। फिर हरिया अपने खेत की ओर चल पड़ा। खेत पहुंचकर हरिया देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। यह देखकर हरिया बहुत दुखी होता है। हे भगवान, यह क्या हो गया? अब मैं इस साल क्या करूँगा? मुझे तो कोई दूसरा काम भी नहीं आता जिसे मैं करके अपना घर चला सकूं। फिर हरिया दुखी मन से अपने घर चला जाता है। अजी क्या हुआ? खेत के हालात क्या हैं? रीमा, हमारी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम इस साल अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी आप चिंता मत कीजिए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसके बाद हरिया बहुत चिंतित हो जाता है और खाट पर जाकर लेट जाता है। इधर रीमा बैठकर सोचने लगी कि अब आगे क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक विचार आता है और वह तुरंत हरिया के पास जाती है। सुनिए जी, मेरे पास एक विचार है जिससे हम इस साल अपना खर्चा चला सकते हैं, और तो और हमें खेती पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहती हो रीमा? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तो खेती के अलावा कोई अन्य काम भी नहीं आता। तो फिर तुम्हारे पास कोई दूसरा विचार क्या है? अजी क्यों ना हम पापड़ का व्यापार शुरू करें। मैं पापड़ बनाऊंगी और आप उसे गांव के गली और मोहल्लों में जाकर बेच आना। क्या पता ऊपर वाले की कृपा से हमारा यह व्यापार चल पड़े। यह तो तुम्हारा अच्छा विचार है रीमा, लेकिन मुझे डर है कि कोई हमारे पापड़ खरीदेगा या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पास जितना भी पैसा बचा है वह इन पापड़ों में बर्बाद हो जाए। अजी आप पहले ही ऐसा मत सोचिए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे पापड़ गांव के लोगों को जरूर पसंद आएंगे। अच्छा ठीक है रीमा, तुम कुछ पापड़ बना दो, मैं उसे गांव में बेच कर देखता हूँ।
रीमा हरिया को कुछ पापड़ बनाकर दे देती है और हरिया पापड़ को एक टोकरी में भरकर गांव के गली और मोहल्लों में घूमने लगता है। पापड़ ले लो पापड़, मसालेदार पापड़, खट्टे मीठे पापड़, पापड़ ले लो पापड़। अरे भैया, यह पापड़ कितने के हैं? 5 रुपए के एक पापड़ है। बोलिए बहन जी, कितने पापड़ दे दूं? अच्छा, 5 रुपए के एक पापड़, तो फिर 10 पापड़ दे दीजिए। फिर हरिया उसे 10 पापड़ दे देता है और पैसे लेकर आगे चल देता है। धीरे धीरे हरिया के सारे पापड़ बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। अजी, क्या हुआ? हमारे पापड़ बिके या नहीं? हाँ रीमा, आज हमारे सारे पापड़ बिक गए और कमाई भी बहुत अच्छी हुई है। रीमा, कल तुम और भी अधिक पापड़ बनाना। ठीक है जी, मैं कल और भी अधिक पापड़ बना दूंगी। अगले दिन फिर रीमा पापड़ बना देती है और हरिया उसे टोकरी में भरकर गांव में बेचने निकल जाता है। अरे पापड़ वाले भैया, मैंने आपके पापड़ के बारे में रामू काका से बहुत कुछ सुना है। जरा मुझे भी 10 पापड़ दे दीजिए, मैं भी तो खा के देखूं कि आपके पापड़ में ऐसा क्या है जो रामू काका इतनी तारीफ कर रहे थे। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मैं अभी 10 पापड़ दे देता हूँ। आज भी हरिया के सारे पापड़ हाथों हाथ बिक जाते हैं और वह खाली टोकरी लिए घर चला आता है। अरे रीमा, तुम सही कहती थी, हमारे पापड़ गांव के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और आज भी हमारे सारे पापड़ हाथों हाथ बिक गए। अजी, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह गांव के मुखिया हरिया के घर आते हैं। हरिया, 10 दिनों बाद मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 1000 पापड़ बना कर दो। जी मुखिया जी, मैं आपके लिए 1000 पापड़ जरूर बना कर दूंगा। ठीक है हरिया, तुम पापड़ों को समय से मेरे घर पहुँचा देना। जब यह बात हरिया के पड़ोसी कल्लू को पता चलता है, तब वह हरिया से और भी अधिक ईर्ष्या करने लगता है। हमेशा इसी के साथ अच्छा क्यों होता है, मैं इसके साथ अच्छा नहीं होने दूंगा। फिर कल्लू एक योजना बनाता है और जिस दिन हरिया की पत्नी पापड़ बनाकर तैयार कर लेती है, उसी दिन रात में कल्लू हरिया के घर में घुसता है और उसके सारे पापड़ चुरा लेता है। अगले दिन जब रीमा घर में पापड़ों को नहीं देखती है, तो वह परेशान हो जाती है और वह तुरंत हरिया के पास जाकर उसे सारी बात बताती है। मैं मुखिया जी के घर जा रहा हूँ और उन्हें बोल दूंगा कि वह मुझे 2 दिन का और मौका दे दें। फिर हरिया मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, मेरे घर से किसी ने सारे पापड़ चोरी कर लिए हैं। आप मुझे 2 दिन का बस और समय दे दीजिए, मैं आपके पापड़ समय से बनाकर दे दूंगा। ठीक है हरिया, मैं तुम्हें 2 दिन का और समय दे रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पापड़ जल्दी बनाकर दे देना। फिर मोहन जब घर जा रहा होता है, तो वह देखता है कि कल्लू का लड़का पापड़ खा रहा होता है। यह देखकर हरिया सोचता है, अरे यह कल्लू का बेटा पापड़ कहाँ से खा रहा है? कल्लू ने तो मुझसे कभी पापड़ नहीं खरीदे। हरिया उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे बेटा, तुम यह पापड़ कहाँ से ले आए? अरे काका, यह पापड़ मेरे पापा ले आए हैं और मेरे घर में तो अभी एक टोकरी पापड़ पड़े हैं।
इतना सुनते ही हरिया समझ जाता है कि उसके पापड़ कल्लू ने ही चुराया है। फिर हरिया अपने घर जाता है और सारी बात अपनी पत्नी रीमा को बताता है। अजी, आप मुखिया के पास जाइए और उनको सारी बात बता दीजिए। अब मुखिया जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर हरिया मुखिया जी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। अगले दिन मुखिया कल्लू के घर पहुंचता है और उसके घर की तलाशी लेता है। जैसे ही मुखिया कल्लू के घर में घुसता है, उसे वह पापड़ सामने ही दिख जाता है। अरे कल्लू, यह क्या? तुमने हरिया के घर से यह पापड़ क्यों चुराए हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी। मेरे अंदर हरिया के प्रति ईर्ष्या आ गई थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हारी यह हरकत माफ़ी के लायक नहीं है। अगर मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया तो तुम फिर यही हरकत करोगे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने की गलती नहीं करूँगा। फिर मुखिया कल्लू और उसकी पत्नी को गांव से बाहर निकाल देता है।